हैं तो उससे जो अर्निंग होगी शायद उससे रूस को भी फायदा हो। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिक्स की भी बात की है आज। क्या इशारा दे रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन खास तौर पर अमेरिका को? राजीव जी, आपके हम फोरम पे पहले बात कर चुके हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स ही तो उसके माइंड में है। उसने ही तो चाइना को समझाया है कि अगर आप ब्रिक्स को में मेजर गेम खेलना चाहते हैं, और चाइना इज ऑलरेडी ड्रीमिंग ऑफ ब्रिक्स करेंसी, कहते हैं अगर आपको वो अपना सपना साकार करना है तो आपको पहले भारत के साथ में अपने जो डिफरेंसेस है उसको सॉर्ट आउट करिए। ये जो ईस्ट में जो आपने डिफरेंसेस पैदा किए हैं इसको एकदम से सॉर्ट आउट करिए और साथ में साझेदारी करिए भारत के साथ। ये चाइना समझ गया है। चाइना ने कुछ कदम भी उठाए हैं जिसको सबने नोटिस किया है। पर आप बात ये है कि ये थोड़ा गेम और भी थोड़ा समझदारी करेगा, क्योंकि चाइना की अपनी और भी मजबूरियां हैं। हम अब चाइना को तो क्रिमिनल या विलन बना सकते हैं, पर उसकी एक्चुअल मजबूरियां भी हैं, वो हमको दूर करेगा। इसलिए ये ब्रिक्स में जो मिल के साझेदारी के साथ जो चाइना, इंडिया और रशिया, RIC जिसको आप कहते हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन बैठ के काम करता है तो ऑब्वियसली देन वी कैन ओवरकम एनीथिंग। चाइना को अभी प्रॉब्लम है अमेरिका से, चाइना क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहा है अमेरिका को, बड़ा पैसा कमा रहा है, वो अपने मार्केट को बरकरार रखना चाहता है। इसलिए रशिया इज ट्राइंग टू फाइंड द मेथड। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक सब बड़ी चीज ये है, बाकी कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और इजराइल, ये सारे के सारे वेट कर रहे हैं। इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो वेट कर रहा है, वो कहता है कि व्हाट एवर हैपन्स इजराइल विल बी द गेनर। वो हर के, क्योंकि वो जितनी भी अपग्रेडेशन ऑफ एनी वेपन सिस्टम ऑफ रशिया है, इजराइल ने हर वक्त आके मदद करी है। चाहे मैरिंग फ्रेंच विद रशियन वेपन सिस्टम, आई हैव सीन इजरायली टेक्नोलॉजी देयर, इजरायली टेक्नीशियन, इजरायली साइंटिस्ट, दे आर ऑलवेज देयर। वो उन्होंने इटली को भी मदद करी थी, चाइना के अपग्रेडेशन में भी इजराइल पहुंच गया था। तो आप ये बात याद रखिए कि बाकी कंट्रीज भी आपके इसका फायदा उठाएंगी जो इंडिया और रशिया के बीच में होगा। पर यूरोपियन यूनियन की मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो नेटो को बनाता है वो बड़ा चैलेंज में आएगा इस बात से, क्योंकि एक बार आपका वेपन सिस्टम आके मार्केट में आ जाएंगे, नेटो के वेपन सिस्टम को कोई खरीदेगा नहीं। जैसे कि 1967 में पानब्रो एयर शो की रिपोर्ट थी, एक एयरक्राफ्ट था हमारे पास मारुत HF-24, उन्होंने कहा था कि अगर बाय 2000 if this aircraft is allowed to develop with proper engine, no third world country will buy any aircraft। ये रिपोर्ट थी, और वो बड़ी आराम से उस HF-24 को ग्राउंड कर दिया गया, वाकई फॉरेन प्रेशर से। वाकई ये हमको सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डर डोनाल्ड ट्रंप को इसी बात का है कि ये जो आर करेंसी वाले जितने भी कंट्रीज हैं ब्रिक्स वाले, ये अगर एक हो गए तो एक बड़ा हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप से दूर जाएगा। फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होने की बात दूर है, फिर कहीं मेक एशिया ग्रेट अगेन हकीकत में ना उतर जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। और अब आगे पाकिस्तान में बड़ा बदलाव। पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पावर और बढ़ गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 5 साल के लिए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ऑफिस ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि PM नवाज शहबाज शरीफ की ओर से मिली मुनीर को सेनाध्यक्ष यानी COAS और रक्षा बलों के प्रमुख CDF दोनों बनाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक्स हैंडल पोस्ट पर कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर को CDF के साथ 5 साल के लिए COAS के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी। PM शहबाज शरीफ की मुनीर को अधिक शक्ति सौंपने की इच्छा पर अटकलों के बाद ये बयान आया। दरअसल शरीफ सरकार को 29 नवंबर को देश के पहले रक्षा बलों की प्रमुख की नियुक्ति को अधिसूचित करना था, जिस दिन ऐसा काम होना था जिस दिन मूल 3 कार्य साल का कार्यकाल समाप्त हुआ। रक्षा बलों के प्रमुख की भूमिका पिछले महीने संविधान के 27वें संशोधन के तहत बनाई गई। इसका लक्ष्य सैन्य कमान को केंद्रीकृत करना, और इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की सेवा में 2 साल के विस्तार को भी मंजूरी दे दी, जो 19 मार्च 2026 से प्रभावी होगा।
पाकिस्तान में मुनीर की ताकत कैसे बढ़ी? पाकिस्तान में मुनीर की पावर और बढ़ गई। जो हम आपको बता रहे थे उसे भी आप समझते चलें। मुनीर को ग्राफिक्स के रूप में आप समझे असीम पावर मिली है। मुनीर पाकिस्तान के पहले सीडीएफ नियुक्त हुए, देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। मुनीर को सीडीएफ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी अब मिली है। 5 साल के कार्यकाल पर मुहर लगी। शहबाज के अनुरोध पर मुनीर का कार्यकाल और कद दोनों बढ़ा। नए संवैधानिक संशोधन के तहत पद का गठन। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात यह है कि अब मुनीर किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे। उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, उनको ट्राई नहीं किया जा सकता, उनके फैसलों का विरोध नहीं हो सकता। और मुनीर अब एक तरीके से पूरी तरीके से इम्यूनिटी पा चुके हैं। संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जैसे ही जुड़ेंगे हम और विस्तार से उनके साथ जानकारी लेंगे। लेकिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर बन गए हैं। अब तक फील्ड मार्शल थे, अब कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस के वो चीफ बना दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जो हालत थी उसे भारत ने सैटेलाइट इमेजेस से सामने रखा। लेकिन ये अजीब पाकिस्तान है जो उसके बाद लगातार कह रहा है कि उसने ये कर दिया और वो कर दिया और उसमें फील्ड मार्शल भी बना दिया गया। और इन 5-6 महीनों के अंदर कंबाइंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया गया है। हार के बाद 2-2 प्रमोशन देने वाला पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बन चुका है। संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे कि अब क्या स्थिति है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि 5 साल का अब कार्यकाल हो गया है मुनीर का। और 5 साल के कार्यकाल के अलावा जो सबसे बड़ी बात इसमें हुई है, इनिशिएटिव रहा कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर के आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरा भी आप सबके बीच आना एक बहुत प्रसन्नता का अवसर है। इस फोरम से जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर चर्चा शुरू हो गई है। और साथियों, हम अलग अलग विषयों को लेकर के भी, जैसा अभी पीयूष जी ने उल्लेख किया था और जैसा राष्ट्रपति जी ने जो संभावनाओं का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है।
टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, इन प्रयासों की असली शक्ति आप जैसे बिजनेस लीडर्स हैं। आपकी ऊर्जा, आपका इनोवेशन और आपका एम्बिशन, यही हमारे संयुक्त भविष्य को आकार देते हैं। फ्रेंड, पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं वह अभूतपूर्व हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की और आगे बढ़ रहा है। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्म